एमसीक्यू है आप सभी के सामने। मैनेजमेंट ऑफ वॉयलेंट पेशेंट इन साइकेट्री इज ट्रीटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एमसीक्यू पूछा गया आपसे कि जब मैनेजमेंट करते हैं एक वॉयलेंट पेशेंट का साइकेट्री के अंदर तो सभी यूज में लेते हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन में देखिए क्या है। बीजेडी मतलब क्या हो गया, बेंजोडाइजेपिन। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। और लास्ट में क्या है, हेलोपेरिडोल। तो किसको यहां पर अपन एक्सेप्ट करेंगे, क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए जो वॉयलेंस जो होता है, ये एक प्रकार से खुद में क्या है, साइकेट्रिक इमरजेंसी है। साइकेट्रिक इमरजेंसीज के अंदर काउंट आता है। अभी आपके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे एक्सक्लूड करोगे? देखो बेंजोडाइजेपिन्स आप दे सकते हो, ईसीटी दे सकते हैं और हेलोपेरिडोल यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जब बेजर बिहेवियर होता है किसी पेशेंट का तो आप ये चीजें जो है फॉलो कर सकते हो। मगर यहाँ पर जो है आपकी जब वॉयलेंट पेशेंट हो रखा है उसमें सीवियर, उसमें क्या है, एग्रेशन है। इस टाइम पर आपको बिहेवियरल थेरेपी आपके यहाँ पे काम में नहीं आने वाली है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सेप्ट के अंदर सीबीटी। ठीक है, बाकी आप बेंजोडाइजेपिन्स, ईसीटी, हेलोपेरिडोल जो है यहाँ पर आप दे सकते हो। अब देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो वॉयलेंट होता है, साइकोटिक के अंदर होता है या न्यूरोटिक के अंदर होता है? तो जो वॉयलेंस वाली प्रॉब्लम जो होती है वो ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। इसके अलावा सेकंड टाइप के डिसऑर्डर और कौन सी हो सकती, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन तीनों टाइप, दोनों ही इन कैटेगरीज के अंदर जो डिजीज आती है उनमें ये जो वॉयलेंस बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा पेशेंट को, बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए क्या लगा सकते हो पेशेंट को, रीस्टेंट। तो रीस्टेंट ऐसे नहीं लगाना है। रीस्टेंट के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो कंसेंट लिया जाता है, ये ध्यान में रखना। ऐसे भी किसी पेशेंट को आप रीस्टेंट नहीं लगा सकते, इसके लिए कंसेंट लेना जरूरी होता है। सेकंड, रीस्टेंट लगाने के लिए डॉक्टर्स के जो है वो क्या होने चाहिए, ऑर्डर्स होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, विदाउट डॉक्टर, आप डॉक्टर्स ऑर्डर के आप रीस्टेंट नहीं लगा सकते। इसके बाद में देखिए सेकंड आप कैसे ट्रीट करोगे, यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, इंजेक्शन लगा सकते हैं। कौन सा, हेलोपेरिडोल का। तो हेलोपेरिडोल है जो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर इंपॉर्टेंट था, सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो यहाँ पे हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन लगा सकते हो। कितना लगा सकते हो, 5 mg IV और IM। ये क्या रहती है इसकी डोज है, ध्यान में रखना, एग्जाम में आ सकती है। विथ और विदाउट लोराजेपाम। अपन लोराजेपाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों आप पे, डॉक्टर्स पे डिपेंड रहता है कि वो किस प्रकार से इंजेक्शन को लगाते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन साथ में देंगे नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अगर कोई एक्यूट सीवियर केस हो तो आपको क्या करना है, ईसीटी जो है आप इस पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो, ईसीटी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। मगर देखिए वॉयलेंट पेशेंट के अंदर कभी भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
चारों ऑप्शंस में से हमें एक कोई निकालना है, तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा? सीबीटी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे एक्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। देखिए एमसीक्यू जो अपने कौन से हैं, पीवाईक्यू हैं, पूछे गए एमसीक्यू हैं। ठीक है, और स्किजोफ्रेनिया जो आपका टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है साइकेट्रिक के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, ओवर एक्टिविटी, एनहेडोनिया, एलोगिया, एपैथी। यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? किसके बारे में पूछा आपसे? नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। मैंने एक बार पहले भी इन सिम्टम्स की बात की थी, नॉट सेट से पहले जो एग्जाम था वहां पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपके एक सिम्टम ऐसा दिख रहा है जो नेगेटिव नहीं है। वो क्या है? ओवर एक्टिविटी। ठीक है, ओवर एक्टिविटी जो है कभी भी नेगेटिव सिम्टम में नहीं आ सकती है। हो सकता है वो पॉजिटिव सिम्टम में चली जाए, मगर नेगेटिव में तो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो एकदम इजीएस्ट वे में अगर हमें समझना है तो आप किस प्रकार से याद कर सकते हो नेगेटिव सिम्टम्स को स्किज़ोफ्रेनिया के, या पॉजिटिव सिम्टम्स को? देखिए ये अपनी क्या है? बॉडी है। ये क्या हो गया? ब्रेन मान लो, या फिर मान लो क्या, माइंड मान लो। ठीक है, ब्रेन और माइंड की बातें होती है साइकेट्रिक के अंदर। अब कुछ ब्रेन और माइंड के जो फंक्शंस में, या फिर माइंड के कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो इनमें, रिमेंबर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, थियरी में ऐसा नहीं लिखा गया। एक्स्ट्रा कुछ हम ऐड करें उसके कुछ बिहेवियर के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव सिम्टम। हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है पेशेंट के अंदर, तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आते हैं। और इन्हीं में से कुछ लॉस हो जाए बिहेवियरल फंक्शन, पहले थे बाद में और कम हो गए। लाइक पहले पर्सन जो एकदम अच्छे से था, बाद में उसमें क्या हो गया? एपैथी देखने को मिल गई, एलोजिया देखने को मिल गया, एनहेडोनिया देखने को मिल गया। मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन से भी कम हो गया उसका काम करना। तो वो सारे फंक्शंस किस में जाएंगे? नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। मतलब जो पहले ठीक था, प्रॉब्लम होने के बाद में वो लॉस में आ गया, वो सारे फंक्शंस अब नॉर्मल हो गए उसके, तो वो सब किस में जाएंगे? नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। देख लीजिए नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में, कौन कौन से नेगेटिव सिम्टम होते हैं, और एक साइड में यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम। अफेक्ट उसका कैसा रहेगा? इमोशंस उस पेशेंट के कैसे रहेंगे? फ्लैट रहेंगे, या फिर अपन कह सकते हैं ब्लंट अफेक्ट रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोगिया। क्या मीनिंग होता है इसका? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, या फिर कंटेंट। कम बोल पा रहा है वो पेशेंट, या फिर उसके पास में कंटेंट ही नहीं है, प्रॉपर थॉट्स नहीं है उसके पास में बोलने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? एलोगिया हो जाएगा, एलोजिया, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो आप लोग। ठीक है, तो देखियो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले के नॉर्मल फंक्शंस क्या हो रहे हैं अभी, और उन नॉर्मल फंक्शंस में भी और कमी आ रही है। तो सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे? नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अगर नॉर्मल फंक्शन से और ज्यादा वो फंक्शन करने लग जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसके, तो वो किस में आएंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा आपको? एनहेडोनिया। inability to feel pleasure activity in normal pleasurable activity। फॉर एग्जाम्पल, कोई जैसे खुशी का माहौल है, मगर जो पेशेंट रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स वाला, वो वहां पर फील ही नहीं कर पाएगा उन चीजों को। ठीक है, मतलब एनहेडोनिया कहलाता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवोलिशन। क्या आएगा इसका मतलब?
लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट लैक ऑफ अटेंशन, इस प्रकार के साइन आते हैं, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट यहीं से एमसीक्यू बनता है कि नेगेटिव सिम्टम्स का प्रोग्नोसिस कैसा होता है। तो जब नेगेटिव सिम्टम्स आने लग जाए पेशेंट के अंदर, तो नेगेटिव सिम्टम्स हमेशा किस प्रकार के होते हैं? पुअर प्रोग्नोसिस। बना हुआ एमसीक्यू है, ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, साथ साथ में नोट्स भी करते रहिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर पॉजिटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में आपको पहले ध्यान रखने का है कि इसका जो क्या होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस, और उसका क्या था? पुअर प्रोग्नोसिस। तो देखिए इनमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो क्या? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसको देखो, पेशेंट के कुछ ऐड हो रहा है, उसको हेलुसिनेट हो रहा है, ठीक है, वो भी कौन सा? ऑडिटरी। बना हुआ एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलुसिनेशन के बाद में डिल्यूजन। क्या होता है? फिक्स्ड फाल्स बिलीव होता है यहाँ पे पेशेंट में, ठीक है। डिल्यूजन भी यहाँ पे आता है, जैसे पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ग्रेनियोस, जो ग्रैंडियोसिटी वाले डिल्यूजन वगैरह इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ओके, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, शक संदेह वाले डिल्यूजन, इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया के अंदर ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कंटेंट जो है पेशेंट के, वो कैसे रहेंगे? डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड कंटेंट रहेंगे। यहाँ पर तो क्या था? पुअर्टी थी कंटेंट के अंदर, मतलब थॉट्स वगैरह आ ही नहीं रहे थे पेशेंट के लिए, और यहाँ पर थॉट्स तो आ रहे हैं मगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज वहां पर हो रहे हैं उसके, ठीक है। सारे किसके अंदर आते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। मतलब क्या हो गया? कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया उसके सिम्टम्स में। सारे आपको ऐड होने वाले साइन सिम्टम लग रहे हैं, देखो याद रखने के लिए बताया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। मैं जब पढ़ता था तो मुझे इसमें याद करने में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके भाई इसमें ऐड हो रहा है तो ऐड वाली चीजें। इससे क्या होगी? आप जब आप ऑप्शंस को देखोगे एमसीक्यू के अंदर, तो वहां पर ये बातें सब मेरी आपको याद हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा? ओवर एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट, कैपग्राज सिंड्रोम। इस कैपग्राज सिंड्रोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, चलिए ऑप्शन देखिए। फेमिलियर पर्सन रिप्लेस्ड बाय इम्पोस्टर, नॉन फेमिलियर पर्सन appears to be familiar, wife cheating with another man, famous person is in love with patient। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर? तो देखिए जो कैपग्रास सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है? फेमिलियर जो पर्सन रहता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किसके साथ में? इम्पोस्टर के साथ में, ठीक है। इम्पोस्टर अपन सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, वन वर्ड के अंदर समझे, तो क्या हो सकता है? अपन कह सकते हैं बहरूपिया, ठीक है। फैमिली पर्सन को वो रिप्लेस कर देता है किसी और दूसरे बहरूपे, किसी नहीं, ये तो कोई और है, मैं इसको नहीं मान रहा, ठीक है। तो ये सब कौन से प्रकार के सिंड्रोम में देखने को मिलता है? तो इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? कैपग्रास सिंड्रोम। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहीं से कि कौन सी कंडीशन के अंदर हमें कैपग्रास सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है तो क्रोनिक पैरानोइड साइकोसिस के अंदर, ठीक है। क्रोनिक पैरानोइड साइकोसिस के अंदर वो ऑलरेडी जब दूसरे पेशेंट, दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक संदेह कर रहा होता है पेशेंट, तभी उसके अंदर क्या डेवलप होता है? कैपग्रास सिंड्रोम जो है वो डेवलप होता है।
और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिख रहा होगा, फेमस पर्सन इज इन लव विद द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि फेमस पर्सन जो है वो उसके साथ में अटैच्ड है, लव करता है उसको। तो ये कौन सा टाइप का डिल्यूजन है? सबसे पहली बात तो ये है क्या, तो है क्या ये डिल्यूजन? सेकंड, ये कौन से टाइप का डिल्यूजन है? तो एक हम पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ क्या, इरोटोमेनिया। उसके अंदर क्या होता है, क्या लगता है पेशेंट को कि अफेक्टेड पर्सन बिलीव्स दैट अनदर पर्सन इज इन लव विथ हिम। और वो पर्सन क्या हो सकता है, उससे हाई स्टेटस का हो सकता है, फेमस हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया। अब देखिए आपके सामने एक और ऑप्शन है, बी, नॉन फेमिलियर पर्सन appears टू बी फेमिलियर। अब देखो दो आपने कंडीशंस पढ़ी होगी, एक होती है जामाई साबू एंड दूसरी होती है देजावू। ठीक है, दोनों कंडीशंस आपने पढ़ी होगी साइकेट्री के अंदर। एक का मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन और एक का मीनिंग होता है नेवर सीन। दोनों यहाँ पे फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड्स है। इनका जब मीनिंग देखेंगे तो डेजावू का मतलब होता है ऑलरेडी सीन और जमाई साबू का मतलब होता है नेवर सीन। तो आप इन दोनों से क्या समझे? तो देखो जमाई साबू का क्या मीनिंग हो जाएगा, बीइंग अनफेमिलियर विथ ए पर्सन और सिचुएशन दैट इज एक्चुअली वेरी फेमिलियर। तो जमाई साबू में क्या देखने को मिलता है कि नेवर सीन, नहीं मैंने तो ये कभी नहीं देखा, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। मतलब क्या हो गया, बीइंग अनफेमिलियर विथ ए पर्सन और सिचुएशन दैट एक्चुअली वेरी फेमिलियर। जमी साहू में देखो सिंपल समझाता हूँ कि एक पर्सन है, वो अपने ही लाइक किसी ब्रदर को, अपने ही लाइक कोई दूसरे को रिलेटिव को पहचान ही नहीं पा रहा है, मगर वो उस रिलेटिव के, वो जो रिलेटिव है उस पेशेंट के काफी वेरी फेमिलियर है, उसके साथ में काफी क्लोज रिलेशन रखता है उसके साथ में, मगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं साहब मैं तो आपको नहीं पहचानता। तो ये क्या हो गया, जमी साबू नेवर सीन। अब देखिए ऑप्शन में क्या बताया गया है, नॉन फेमिलियर पर्सन अपीयर्स टू बी फेमिलियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो डेजावू। तो ये एमसीक्यू दोनों यहाँ पे टर्म्स पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, तो आपको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। डेजावू में क्या है, ऑलरेडी सीन, मगर एक्चुअल में वो उसको नहीं जानता, मगर उसके ब्रेन के अंदर उससे रिलेटेड मेमोरीज बन गई है कि हाँ हम वहां मिले थे, ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, तो वो इसको क्या हो रहा है, डेजावू। आपने भी जैसे सुना होगा, पढ़ा होगा कि आपके साथ भी, नहीं आपके साथ तो नहीं, आप साइकेट्रिक पेशेंट्स नहीं हो, मगर जिस किसी के साथ भी ऐसा होता है कि अरे यार ये तो चीज़ें जो है मेरे साथ में पहले भी हो चुकी है, मुझे ऐसा फील होता है, कुछ पेशेंट्स के ऐसे स्टेटस रहते हैं। तो जो अनफेमिलियर चीज़ें जो उनके साथ में कभी नहीं हुई है, मगर जब वो उनको रियल टाइम में जब उनको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, देजावू। ठीक है, तो अब इन दोनों में कन्फ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए, रहता है कन्फ्यूजन बहुत बार रहता है, तो इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल से आप पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, देजावू और जमैसावू। डेजावू मतलब ऑलरेडी सीन और जेमिसावू मतलब नेवर सीन। तो क्या हो जाएगा, बीइंग अनफेमिलियर विद ए पर्सन सिचुएशन दैट इज एक्चुअली वेरी फेमिलियर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वाइफ चीटिंग विद अनदर मैन। तो ये किस में आ जाएगा, परसिक्यूशन, शक संदेह वाली चीजों के अंदर आ जाएगा। और कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, फेमिलियर पर्सन रिप्लेस्ड बाय इम्पोजेस्ट, इम्पोस्टर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, फ्रेगोलिस सिंड्रोम इज। ठीक है, फ्रेगोलिस सिंड्रोम क्या होता है, लाइक कैब्रा सिंड्रोम, उसका अपोजिट क्या रहेगा, फ्रेगोलिस सिंड्रोम। आंसर मैंने बता दिया यही एमसीक्यू में। चलिए
ऑप्शंस देख लेते हैं। फेमिलियर पर्सन रिप्लेस्ड बाय इम्पोस्टर, नॉन फेमिलियर पर्सन appears to be familiar, वाइफ चीटिंग विथ अनदर मैन, फेमस पर्सन इज इन लव विथ पेशेंट। ठीक है, ऑप्शंस भी मैंने यहाँ पे आपके सबके सेम रखे हैं। अब आपको अपने आंसर पे जाना है। क्या बताया गया है, फ्रेगोलिस सिंड्रोम क्या होता है? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो आपको मैंने क्या बताया था, ये होता है कैपग्रास सिंड्रोम। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, नॉन फेमिलियर पर्सन एपियर्स टू बी फेमिलियर, बस उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, फ्रेजोली सिंड्रोम और कैपग्रास सिंड्रोम दोनों यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखो दोनों को अगर मैं एक साथ में डेफिनेशन लिखना चाहूं अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो फर्स्ट मैं लिखूंगा फ्रेगोली सिंड्रोम की। तो देखिए, द पेशेंट बिलीव दैट strangers are familiar peoples। ठीक है, फ्रेजोली सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट बिलीव करता है कि जो भी स्ट्रेंजर्स हैं मेरे सामने वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। और कैपग्रास सिंड्रोम के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है, पेशेंट बिलीव दैट स्पाउस, फैमिली मेंबर या फिर कोई एटसेट्रा पर्सन जो फैमिली मेंबर हो, ठीक है, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए फिजिकल फिजिकली आइडेंटिकल इम्पोस्टर। कैपग्रास सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि पेशेंट बिलीव करता है कि उसकी जो वाइफ है, उसके जो फैमिलियर मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन है रिलेटेड टू फैमिली, वो क्या समझता है कि उसके फैमिली मेंबर्स को किसी सेम बहरूपिया ने या फिर सेम आइडेंटिकल बहरूपिया जो हूबहू उसके जैसा लगता हो, उससे उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। ये क्या होता है, कैपग्रास सिंड्रोम। और फेजोली सिंड्रोम दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपके लाइफ में कभी यहाँ पर वेरिएशन डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही दो टर्म और मैंने बताई थी जो इन्हीं के सिमिलर थी, तो मैंने यहीं पे एक साथ में बताना उनको इजी समझा, जमई साबू और देजावू। ठीक है, वो होता है सिचुएशंस को लेके, ठीक है, किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके। तो फिर उसके सिमिलर क्या है अपना फ्रेजोली सिंड्रोम और कैपग्रास सिंड्रोम। बस अलग अलग थोड़ा सा इसके डिफरेंस रहता है इनके अंदर, तो अलग अलग से टर्म बना दी गई है वापस से। अब इनके अंदर भी क्या होता है, रिवर्स कैपग्रास सिंड्रोम होता है, सब्जेक्टिव कैपग्रास सिंड्रोम होता है। जैसे इसके अंदर भी क्या होता है, रिवर्स फ्रेजोली सिंड्रोम होता है। ठीक है, इस प्रकार के अंदर इसके अंदर भी और अंदर अगर जाते हैं तो वहां पर और ज्यादा इसके टाइप देखने को मिलते हैं। तो ये सारी जो अपन चीजें पढ़ते हैं ये कहाँ पढ़ेंगे, अपन सीधे क्लासेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। जो अब तक क्लासेस चलती आ रही है, जो अब तक नर्सिंग में पढ़ाया जा रहा है, उससे अब जो एम्स भी वो चाहता है कि आप जो अपने तरीके से पुराने तौर तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हो, थोड़ा उससे अपडेट होइए। ठीक है, आप खुद को भी अपडेट कीजिए। ठीक है, तो आप नोट्स को भी अपडेट करो साथ साथ में। तो इस प्रकार से अपना क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा पढ़ने का। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following atypical antipsychotic agent is associated with the most weight gain? कौन से ऐसे ऑप्शंस के अंदर आपको लग रहा है कि जो एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है और जिससे मोस्ट वेट गेन होता है, तो ऐसा एजेंट कौन सा है? ओलेंजापाइन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल या फिर क्वेंटियापिन।
कौन से एंटी कौन से एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग से मोस्ट वेट गेन होता है? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी है जिससे मोस्ट वेट गेन होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ओलेंजापाइन। ठीक है, ओलेंजापाइन अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है फिर भी आपसे पूछा गया है तो सेकंड आप किसको दोगे? क्लोजापाइन को। ठीक है, इससे भी वेट गेन होता है। बाकी जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, क्वेंटापिन, इनसे जो है वो वेट गेन जो है वो इतना नहीं देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो वेट गेन जो होता है वो कैसा होता है? लो रहता है। इसलिए ओलेंजापाइन को जो अपन किस में दे सकते हैं? स्लिम पेशेंट्स के अंदर। जो स्लिम रहते हैं पेशेंट उनके अंदर ओलेंजापाइन बेस्ट ड्रग मानी जाती है। ठीक है, एक तो उससे क्या है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ईपीएस किससे ज्यादा होते हैं? तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक से। और सबसे ज्यादा किससे होते हैं? तो हेलोपेरिडोल से। ईपीएस में क्या क्या आता है वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे इसके लिए। आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, वापस से एक बार पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ऐसी कौन सी है जिससे मोस्ट वेट गेन होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ओलेंजापाइन। तो आप स्लिम पेशेंट्स को यहाँ पे दे सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक ड्रग और लिखी है, वो कौन सी है? क्लोजापाइन। तो क्लोजापाइन से भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। क्या होता है? साइड इफेक्ट आता है इसका एक, जिसको एक काफी सीरियस साइड इफेक्ट माना जाता है। क्या? एग्रेन्युलोसाइटोसिस। क्या होता है? एग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो ये इसको भी ध्यान में रखते हुए इन दोनों ड्रग के भी ऑब्वियस सी बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट काम होंगे इनके, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी आएंगे हर ड्रग के। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। आप इसे याद रख सकते हो, ओ से ओलेंजापाइन, ओ से ओबेसिटी। ठीक है, याद रखने में अपना खुद कुछ भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा आपको बताने लायक है तो मैंने बता दिया, ओ से ओबेसिटी, ओ से ओलेंजापाइन, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बस याद और याद रहना चाहिए एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन कैटाटोनिया? कौन सा ऑप्शन जो है वो कौन सा साइन है वो आपको कैटाटोनिया के अंदर देखने को मिलेगा? कैटाप्लेक्सी, इकोलेलिया, पॉजिटिविटीज्म या फिर डिसओबेडियंस? कैटाटोनिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैटाप्लेक्सी, इकोलेलिया, पॉजिटिविटीज्म या फिर डिसओबेडियंस? और मैं बता रहा हूँ कि जो भी एमसीक्यू सोल्व करेगा 50-50%, 50% जो है वो राइट करेंगे, 50% इसको रॉन्ग करेंगे। इजी एमसीक्यू है, पढ़ा हुआ है, साइकेट्री अगर जिसने भी अच्छे से पढ़ी होगी वो इसको आराम से कर देगा। मगर जिसने पढ़ी हुई होगी वही इसमें कंफ्यूज होगा, ये और बता रहा हूँ मैं। और एमसीक्यू जो है वो गलत भी हो सकता है उनका। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगा रहा हूँ मैं इस पे। और ऑलरेडी ये क्या है, एक प्रकार से पीवाईक्यू तो है ही, अपन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं एम्स के। ठीक है, जो आपके हेल्पफुल किस में रहेंगे? एम्स में तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में टॉपिक्स जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो आपके निम्हांस में, केजीएमयू, जिपमेर, ठीक है, ये ऐसी कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो जिसके अंदर ये अपना टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, या अपनी क्लासेस किसी भी एग्जाम के लिए आप नहीं कह सकते कि ये इस एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप खुद ने नोट कर लिया होगा अब तक। तो देखिए जो कैटाटोनिया होता है वो एक प्रकार से क्या अपन इसको क्या कह सकते हैं? न्यूरोजेनिक मोटर इमोबिलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कैटाटोनिया एक प्रकार से क्या है? सिंड्रोम है।
इसके अंदर होता क्या है, इस सिंड्रोम के अंदर न्यूरोजेनिक मोटार इमोबिलिटी, ठीक है, न्यूरोजेनिक मोटार इमोबिलिटी मिलती है यहाँ पे, प्लस बिहेवियर में अबनॉर्मेलिटी मिलती है। ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आप इससे अपने ऑप्शंस में आंसर करेक्ट कर सकते हो। चलिए, अभी भी आपको अगर आंसर नहीं मिला है अपना आंसर, आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, स्टूपर जैसे साइन आ सकते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की बात करूं, मैं केवल क्या पढ़ा रहा हूँ, कैटाटोनिया पढ़ा रहा हूँ मैं, ना कैटाटोनिया सिजोफ्रेनिया के अंदर वाला है या कुछ भी, कुछ नहीं है, बस सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म मिल गई अपने को कैटाटोनिया। इसको बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि होता क्या है। इसके साइन सिम्टम्स में देख लो क्या होता है। एक तो न्यूरोजेनिक मोटर में इनेबिलिटी देखने को मिलेगी, दूसरा बिहेवियर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन में आपको बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है या फिर न्यूरोजेनिक मोटर में इमोबिलिटी देखने को मिल रही है? कैटाप्लेक्सी नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोलेलिया, ठीक है, कुछ राइट है। पॉजिटिविटीज में या फिर डिसोबीडियंस, बिल्कुल। तो आपका आंसर कौन सा राइट रहेगा इसके अंदर? इकोलेलिया। क्या होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड? तो देखिए सबसे पहला साइन लिखता हूं मैं इसके अंदर, इकोलेलिया, मीनिंग रिपीटिशन ऑफ वर्ड और सेंटेंस heard by पेशेंट। जो भी पेशेंट ने सुना, जो भी सेंटेंस पेशेंट सुनता है उसको वापस से रिपीट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इकोलेलिया। इसी के सिमिलर एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। उसमें क्या होता है कि मूवमेंट करता है, जैसे जैसे सामने वाला मूवमेंट करता है वैसे वैसे खुद मूवमेंट करता है, वो क्या होता है? इकोप्रेक्सिया। सेकंड इसमें क्या देखने को मिलेगा? इकोप्रेक्सिया मतलब रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड इसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? रिजिडिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिविटीज, मीनिंग नो रेस्पॉन्स इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर किसी प्रकार के कमांड के ऊपर वो यहाँ पे चाहे तो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे सकता है। इसके बाद में लास्ट क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्या बताया गया है? डिसओबेडियंस। डिसओबेडियंस नहीं होता है, ऑटोमेटिव ओबेडियंस होता है। डिसओबेडियंस नहीं होता है, क्या होता है? ऑटोमेटिव ओबेडियंस होता है। मतलब एक्सेसिव ओबेइंग हो जाता है पर्सन, एक्सेसिव ओबेइंग ऑफ कमांड विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। ऑटोमेटिव ओबीडियंस के अंदर मतलब क्या होता है कि एक्सेसिवली वो कमांड फॉलो करने लग जाता है, ठीक है, और विदाउट थिंकिंग के, ऐसा नहीं सोच के कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, बिना जाने एक्सेसिवली कमांड फॉलो भी कर सकता है। तो मतलब डिसओबीडियंस तो यहाँ पे पेशेंट नहीं होता है। नेगेटिविज्म में यहाँ पे क्या आ सकती है? ऑपोजिशन और नो रेस्पॉन्स। ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है, ऑपोजिशन मिल सकता है कि वह ऑपोजिशन लाइक किसी ने इसको इंस्ट्रक्ट किया कुछ और वो नहीं मान रहा है, मतलब नेगेटिविटीज में भी देखने को मिल सकता है, मगर ऑटोमेटिव ओबीडियंस भी हो सकता है, मगर पॉजिटिविटीज में यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। डिसओबीडियंस भी नहीं होता है क्योंकि ज्यादा ओबीडियंस रहता है, और कैटाप्लेक्सी भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? फाइनल एंड लास्ट में क्या, सिक्स सिक्स साइन सिम्टम क्या है? कैटालेप्सी है। तो मोस्टली बच्चों ने, मुझे लगता है कि कैटाप्लेक्सी यहाँ पे उन्होंने करेक्ट किया होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ है उनका कैटाप्लेक्सी कैटालेप्सी, कंफ्यूज हो गए दोनों चीजों के अंदर। तो
अब देखो कैटाप्लेक यहाँ पे क्या होगा, कैटालेप्सी, कैटालेप्सी को अपन क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर हो गया। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कैटालेप्सी। और जो कैटाप्लेक्सी जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, नार्कोलेप्सी के अंदर। नार्कोलेप्सी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैटाप्लेक्सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटालेप्सी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 50-50% तक बच्चों के गलत और सही हो सकता है। इसके अलावा कैटालेप्सी के अंदर क्या होगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आप क्या समझ सकते हो कि वो मेंटेन करके रख सकता है अपने पोस्चर को। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, लाइक जिसने हाथ ऐसे खड़ा कर लिया, ठीक है, साइड के अंदर, तो वो खड़ा करके रख सकता है उसको आराम से। उसको पता ही नहीं कि उसको वापस नीचे करना भी है नहीं करना है, मगर वो उसके एकदम आगे दिमाग में वो करके रखेगा तो आराम से वो कर लेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए दो टाइप की टर्म होती है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होती है कैटाप्लेक्सी, सेकंड होती है कैटालेप्सी। तो देखो कैटाप्लेक्सी के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, सडन फॉल, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो नार्कोलेप्सी के अंदर। नार्कोलेप्सी में क्या होती है, पेशेंट की टोन जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो मतलब पेशेंट जो है उसको, इस कंडीशन को हम क्या बोल, सडनली वो गिर जाएगा, खड़ा खड़ा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैटाप्लेक्सी। मतलब उसकी टोन लॉस हो जाएगी सडनली। और कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है ये, नार्कोलेप्सी के पेशेंट के अंदर। सेकंड देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, एक्स से आप इसको देख सकते हो। एक्स मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या कुछ नहीं है, टोन कुछ नहीं, टोन कुछ नहीं बची है पेशेंट के अंदर। याद रखना है हमें तो बस, चाहे अपने तरीके से याद रखो। चलिए नेक्स्ट है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी के अंदर क्या होगा, लेप्सी मतलब एल से, लेप्सी एल से ले लेता है। ठीक है, सपोज याद रखना हमें। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, रिजिड टोन को गेन कर लेता है, रिजिड टोन ले लेता है पेशेंट, या फिर रिजिड पोजीशन को ले लेता है, या फिर रिजिड पोस्चर को ले लेता है। भले उसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, मगर उसने गेन कर लिया ये, तो वो खड़ा रहेगा ऐसे ही। तो ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलेगी, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। समझ गए आप दोनों टर्म्स के बारे में, कैटाप्लेक्सी और कैटालेप्सी क्या होती है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके। और इन पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, स्टेरिंग, एक जगह पे वो घूरते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के साइन सिम्टम्स जो यहाँ पे इसके प्रेजेंट रहेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप इसका, तो ट्रीटमेंट में क्या दोगे, आईवी लोराजेपाम। आईवी लोराजेपाम देके इसको क्या कर दोगे आप, ट्रीट कर दोगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपके, कैटाटोनिया क्या होता है। अब आगे इसके अंदर मैं स्किजोफ्रेनिया लिख दूं तो आपके समझ में आ जाएगा भाई, स्किजोफ्रेनिया के अंदर कैटाटोनिया होता है, कुछ सारे प्रकार के क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपके कंफ्यूजन देखो, देखो साइकेट्रिक में क्या होता है कि वहां पे अगर किसी को साइकेट्रिक हार्ड लग रही है ना, तो वो क्या करे कि वो साइकेट्रिक के टर्मिनोलॉजी के ऊपर वर्क करे, टर्म्स के मतलब समझे, मतलब जाने। उससे क्या है कि उसके साइकेट्रिक उसकी ईजी हो जाएगी। फिर जब वो साइकेट्रिक पढ़ेगा तो उसको मजा आएगा। काफी इजी सब्जेक्ट है साइकेट्रिक, मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एकदम इजी सब्जेक्ट है। और क्योंकि मैंने इस पे काम किया था, मैंने इसके जो टर्म्स होती है इनको मैंने अच्छे से ब्रीफली समझा है, ब्रीफली इसको किया है, ताकि आ, फिर आप जब समझ जाओगे तो इसके साइकेट्रिक को भी आप कंडीशन से लिंक कर सकते हो। इसलिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज आपको हार्ड लगेगी। इसलिए यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और हम याद भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बस मैंने क्लास ले ली और बस आपको पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से जो क्लासेस ले रहा है अपनी, मैं बता रहा हूँ कि 100% उसको बेनिफिट होगा इस क्लासेस का। अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ इन क्लासेस से उनका बेनिफिट है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, या फिर कुछ डाउट्स वगैरह लगते हैं आपको, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आपको जैसे आज की क्लास से आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर, मैं वहाँ पे
आंसर आंसर करूंगा आपको वहाँ पे। कुछ आपको नए टॉपिक्स कुछ पढ़ना हो, ठीक है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप नहीं करते मुझे सजेस्ट, मैं देखता हूँ, बट पुराने कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता। लाइक जैसे 2-3 दिन पुराना वीडियो रहता है तो मैं उसको वहाँ पर थोड़ा टाइम की कमी की वजह से आप कह सकते हो कि मैं उनको फ्रिक्वेंटली नहीं देख पाता। विद इन 1 डे के अंदर अंदर कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो पे, तो मैं उनका आंसर कर देता हूँ टाइमली। उनको भी करूँगा मैं, बट उनका जैसे अगर कोई टाइमली रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, थोड़ा टाइम कम रहता है इसलिए। बस क्लासेस लेना एक तरीके से मेरी हॉबी है, इसलिए मैं यहाँ पे डेली यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A schizophrenia patient refused to take drugs because he complains that he is persistently hearing people talking in spite of taking the medications. Which drug will be most suitable for his condition? देखिए क्या हो रहा है एक पेशेंट के साथ में। एक पेशेंट है स्किजोफ्रेनिया का, जिसने क्या कहा है, वो क्या कर रहा है कि रिफ्यूज कर रहा है मेडिकेशन लेने से। क्यों ले रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? बिकॉज ही कंप्लेन्स दैट ही इज परसिस्टेंटली हियरिंग पीपल्स टॉकिंग इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन। उसको, वो इसकी कंप्लेंट है कि वो जब कंटिन्यू मेडिकेशन टेक कर रहा है, मतलब टेकिंग द मेडिकेशन, ठीक है, स्पाइट ऑफ कंटिन्यू टेकिंग मेडिकेशन, जब वो कंटिन्यू मेडिकेशन ले रहा है फिर भी उसको जो है दूसरे लोगों की बातें सुनाई देती है। दैट ही परसिस्टेंटली हियरिंग पीपल्स टॉकिंग, कि वो क्या कर रहा है, दूसरा पीपल्स की यहाँ पे बातें उसको क्या हो रही है, सुनाई दे रही है, जबकि वो कंप्लीट यहाँ पे मेडिकेशन जो है टाइमली ले रहा है। विच ड्रग विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर हिज कंडीशन। अब यहाँ पर कौन सी ड्रग है जो इसको पेशेंट को देनी है, क्योंकि पेशेंट ने तो क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है कि मैं अब मेडिकेशन नहीं लूंगा। क्लोरप्रोमाजाइन, क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन या फिर फ्लूपेनाजाइन, कौन सी ड्रग जो यहाँ पे काम आएगी? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नेक्स्ट नोरसेट के लिए। आ सकता है एग्जाम में। क्या बता रहा है एमसीक्यू, आपको सबसे पहले ध्यान में रखो कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, रिफ्यूज टू टेक मेडिकेशन, मगर मतलब क्या हो गया, वो पहले मेडिकेशन ले रहा था, अभी उसने बंद कर दिया है। सबसे पहली पॉइंट ध्यान रखने वाली बातें। दूसरा कि उसको दूसरे लोगों की बातें सुनाई देती है अभी भी। तीसरा, यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन उसको देनी है। बस ये आपका एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन क्या है? क्लोरप्रोमाजिन, क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन या फिर फ्लूपेनाजिन। तो देखिए, ये जो सिनेरियो आपको बना के दिया है एग्जामिनर ने, ये क्या सिनेरियो बता रहा है, किस टाइप के सिजोफ्रेनिया को बता रहा है? सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा, ये टाइप है रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया का एग्जाम्पल है ये। क्योंकि रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या आपको सुनने को मिलता है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट। वापस से एमसीक्यू पढ़िए। अब मैंने ये क्यों लिखा, कंफ्यूजन होगा किसी के, तो किसी के माइंड में, मुझे पता होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट, मतलब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको जो है वो क्या दिया था, ट्रीटमेंट दिया था, मगर वो बंद क्यों कर रहा है इस ट्रीटमेंट को? क्योंकि उसको अभी भी आवाजें सुनाई देती है। मतलब उसने ट्रीटमेंट जो लिया है, वो सिजोफ्रेनिया अभी उसके क्या हो गया है, रेसिस्टेंट हो गया है। उस जो ट्रीटमेंट पुराना वाला जो हम ट्रीटमेंट दे रहे थे उसके वो काम नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है, तो फिर से वो क्या हो गया, उसको एडिटरी हेलुसिनेशन हो गया। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई है अब तक। अब पूछा है कि यहाँ पर अब कौन सा ड्रग दोगे, क्योंकि सिजोफ्रेनिया किस में बदल चुका है, रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर इसकी ड्रग, मेन ड्रग क्या रहेगी, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, इस ऑडिटरी हेलुसिनेशन से एक एमसीक्यू बनेगा इंपॉर्टेंट। ऑडिटरी हेलुसिनेशन
आर द फर्स्ट सिम्टम टू गो with treatment and also first symptom to reappear after drug resistance। इंपॉर्टेंट है, लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुद से फील आ रहा है ना ऐसा कि हाँ ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बताया गया है कि देखिए क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो सबसे पहले ऐसा सिम्टम है जो रिजोल्व होता है, सोल्व होता है, ट्रीटमेंट के साथ में चला जाता है। सबसे पहले कौन सा जाएगा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसके बाद में अगर ड्रग का रेसिस्टेंट हो गया, ट्रीटमेंट आगे अच्छे से नहीं चला, वो ड्रग उसके रेसिस्ट हो गई, तो सबसे पहले आने वाला सिम्टम भी कौन सा है? तो वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नहीं भूलोगे इसको, बिल्कुल नहीं भूलना है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपके लिए प्रिपेयर हो चुका है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे आप ड्रग कौन सी दोगे, तो यहाँ पे ड्रग जो हम देंगे वो देंगे क्लोजापाइन। क्लोजापाइन ड्रग को क्यों दोगे? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं। क्या, एक तो मैंने आपको बताया लास्ट एमसीक्यू में, एग्रेन्युलोसाइटोसिस कौन सी एटिपिकल ड्रग से होता है, एटिपिकल भी कौन सी, एंटीसाइकोटिक, तो क्लोजापाइन। टिपिकल से नहीं होता है, टिपिकल टिपिकल क्लोजापाइन अगर ऑप्शन में लिखा हो तो उसको गलत कर देना। एटिपिकल ड्रग है, न्यू ड्रग को बोलते हैं एटिपिकल, पुराने वाले को बोलते हैं, जो ओल्ड जनरेशन की जो ड्रग्स होती है हेलोपेरिडोल वगैरह, वो सारी होती है टिपिकल। ओलेंजापाइन, क्लोजापाइन, ये सारी कौन सी है? एटिपिकल, न्यू जनरेशन की ड्रग है। चलिए, तो क्लोजापाइन से फर्स्ट एमसीक्यू बनाते हैं, इस एमसीक्यू से रिलेटेड ही बनाएंगे। तो क्लोजापाइन इज द, इसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व ड्रग। तो एमसीक्यू बनता है यहाँ से कि कौन सी सिजोफ्रेनिया की ड्रग है जिसको हम रिजर्व ड्रग के नाम से जानते हैं, या फिर कौन सी ड्रग को रिजर्व ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है? तो क्लोजापाइन को रिजर्व ड्रग कैटेगरी में रखा गया है। किसकी रिजर्व ड्रग है ये रिजर्व ड्रग किसकी है? रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया की। सेकंड एमसीक्यू यहीं से ही। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजापाइन से, और एमसीक्यू निकाल लेते हैं ना, बार बार कौन पढ़ेगा इस एक टॉपिक को। चलिए, और क्या एमसीक्यू निकलेगा? क्लोजापाइन इज द लीस्ट ईपीएस साइड इफेक्ट। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जिससे लीस्ट ईपीएस साइड इफेक्ट होता है, मतलब ईपीएस नहीं होता है, उससे ना के बराबर होता है, तो क्या आती है? क्लोजापाइन। क्लोजापाइन लीस्ट ईपीएस साइड इफेक्ट में भी कौन सा साइड इफेक्ट, इतना अगर डी पूछ लेगा एग्जामिनर तो भी आप आंसर कर पाओगे कि ईपीएस के अंदर भी कौन सा लीस्ट ईपीएस। सारे ईपीएस तो होते हैं, पांच पांच प्रकार के ईपीएस पढ़ने को मिलते हैं हमें, पांच प्रकार में भी कौन सा लीस्ट ईपीएस करवाएगी ये? तो टार्डिव डिस्काइनेशिया। चलिए, यहां तक अगर एग्जामिनर पहुंचेगा, यहां तक आरएनसीसी का आपके साथ में खड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर के तो अपन पढ़ा ही रहे हैं, मगर यहां तक पहुंचेगा तो यहां पर भी आपके साथ में आरएनसीसी खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेजर साइड इफेक्ट कौन सा होता है क्लोजापाइन से? तो एग्रेन्युलोसाइटोसिस। और क्या देखने को मिलेगा? सेडेशन भी होता है इसके साथ में, मगर मेजर कौन सा है? एग्रेन्युलोसाइटोसिस। इसके बाद में ये भी क्या करवाती है? वेट गेन करवाती है, बिल्कुल करवाती है। और क्या करवाती है? साइलोरिया। क्या होता है साइलोरिया? एक्सेसिव सैलाइवा। ठीक है, तो यहां तक आपके कोई डाउट नहीं होने चाहिए आज की क्लास से। तो ये तो थी क्लोजापाइन ड्रग, बाकी और भी आपको यहाँ पे ड्रग दिखाई दे रही है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स की, क्योंकि सारी की सारी क्या है यहाँ पे? एंटीसाइकोटिक है।
फर्स्ट में यहाँ पे लिखूं लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी साइकोटिक, कौन सी आएगी? फ्लूपेनाजिन। कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है? तो 2 to 4 वीक तक। सेकंड हम बात करें लॉन्गेस्ट, सॉरी, एंटी साइकोटिक विथ, इसके आगे यहाँ पे एंटी साइकोटिक लगा लेना, नोट्स लिख रहे हो तो। ठीक है, एंटी साइकोटिक विथ एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। यहां पर क्या आंसर रहेगा? फ्लूपेंथिजोल। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू फॉर्म है सारे के सारे। देखो, हम एग्जामिनर तो कहीं से भी एमसीक्यू बना सकता है, बस हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, एंटी साइकोटिक विथ लीस्ट ईपीएस साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे दो ड्रग आती है, एक आती है रेस्पेरिडोन, दूसरी क्लोजापाइन। लीस्ट पोटेंट, लीस्ट पोटेंट कौन सी होती है? तो सीपीजेड। क्या होता है सीपीजेड? क्लोरप्रोमाजिन। देखो, हैंडराइटिंग से कंप्लेंट मत करना प्लीज। नेक्स्ट क्या है? लीस्ट हाइपोटेंसिव एंड लीस्ट एंटी इमेटिक, एंटी साइकोटिक। साइकोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एंटी साइकोटिक ऐसी कौन सी है जो लीस्ट हाइपोटेंसिव होती है और लीस्ट एंटी इमेटिक भी होती है? तो मेलिनिडोन। ठीक है, मोलिंडोन। तो ये कुछ ड्रग्स के बारे में था अपने एंटी साइकोटिक, जो कुछ अलग था। ठीक है, बाकी के आपके सबके नोट्स में रहे होंगे ना, जो हेलोपेरिडोल वगैरह, ये सब मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। ठीक है, इसलिए मैं उन सबको यहाँ पे टच नहीं कर रहा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं करवा दूंगा वापस से, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए, वहाँ पर आपको और भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अपने कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू। करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।